इंक्लूजन इज नॉट प्रमोटेड बाय, यानी समावेशन किसको किससे बढ़ावा नहीं मिलता। समावेशन मतलब वैरायटी वाले बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चों को आप इंक्लूड कर रहे हैं क्लास में। तो कौन सी एक चीज है जो नेगेटिव होगी? नॉट, विल नॉट प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग यानी लचीला समूह, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। रीजनेबल एकोमोडेशन यानी उचित समायोजन, यानी आप रीजनेबली एकोमोडेट कर लें, चेंज कर लें ग्रुप में या क्लास में, जो भी चेंज लाने की जरूरत हो, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार परिवर्तन, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी एक पॉजिटिव बात है कि आप बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम पास तुम फेल, है ना, तुम तो ये तुम तो वो, अगर आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अलग बैठो सबसे, है ना, तुम ये वाले स्पोर्ट्स में नहीं इन्वॉल्व होगे, तुम ये काम नहीं करोगे, तो ये लेबलिंग, एक तो आपने ठप्पा लगा दिया किसी बच्चों को, आप कह रहे हैं अच्छा जिसको दिखता नहीं है उसको आप अंधा कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, तो ये लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन सबसे नेगेटिव बात है। इंक्लूजन का जस्ट ऑपोजिट है ये, कि आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जांपल्स व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन एलिमेंट्री क्लासेस। यानी विविध कक्षा में जब आप या विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं, तो उदाहरणों का क्या योगदान है, और वो भी डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन एलिमेंट्री क्लासेस। तो कैसे उदाहरण होने चाहिए, रोल क्या है उदाहरणों का? पहला है, टीचर शुड टेक ओनली दोज एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं सीमित रहना, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाना है, रियल लाइफ तक जाना है। टीचर शुड गिव एग्जांपल्स एंड प्रॉम्प्ट चिल्ड्रन टू ब्रिंग एग्जांपल्स फ्रॉम देयर लाइव्स। यानी शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि वो अपनी रियल लाइफ से बच्चे खुद प्रोत्साहित हो किसी चीज का उदाहरण देने के लिए। आप जेंडर पढ़ा रहे हैं तो उस पर उदाहरण हो आपके पास, आप एनवायरमेंट के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को भी मौका दे रहे हैं कि वो अपनी रियल लाइफ से वहां पर एग्जाम्पल्स पुट करें। बात तो सही लग रही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, टीचर शुड एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स टू गिव एग्जांपल्स। यानी जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो ज्यादा प्रभावी हैं उस एरिया में या उस क्लास में, उन्हीं को मौका देंगे कि यही अच्छा बताएंगे, सबको मिलना चाहिए मौका। टीचर शुड फोकस ऑन गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं, बेटर यह है कि टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व हो, तो टीचर भी एग्जाम्पल दे और बच्चे भी क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन डी ऑप्शन से बी है, तो हम जो ज्यादा बेटर है उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज डी गलत नहीं था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन पेट पे बाण मारने वाला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है और इसका एक रीजन दिया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी एडीएचडी एक समस्या है ना, एक डिसऑर्डर है बच्चे को, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन में कमी है, एक्टिव जरूरत से ज्यादा है, टिक के बैठ नहीं पाता। बेनिफिट फ्रॉम अ वेल डिजाइंड अप्रोच दैट रिड्यूसेस विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शंस। तो एक एडीएचडी वाले बच्चे को भी मदद मिल सकती है ऐसे एनवायरमेंट से, ऐसी डिजाइंड अप्रोच से जो विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करती हो। यानी बच्चा ध्यान दे पाए इस तरह की सामग्री आप विजुअल या अगर हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी प्रेजेंट कर रहे हैं। आर क्या है, इसका रीजन क्या है? स्टूडेंट्स विद एडीएचडी हैव लो कंसंट्रेशन स्पैन एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। यानी जो बच्चे हैं जिनको एडीएचडी होता है, उनका ध्यान केंद्रित करने की जो अवधि है वो कम होती है, ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं वो रख सकते, अटेंशन में डेफिसिट होता है, तभी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कह रहे हैं, ठीक है ना। वो उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, बात एकदम सही है। इसलिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करना है जिससे ध्यान कम से कम भंग हो या ध्यान लग सके ज्यादा से ज्यादा, बात एकदम सही है। और छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाना होता है इनको। तो ए एंड आर आर राइट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसमें तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना, समावेशन जो दृष्टि बाधित हैं, देखने में समस्या है या बहुत हद तक विजन जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो दृष्टि बाधित को आप इंक्लूड कर रहे हैं यदि, तो उस केस में क्या करना होगा? बिहार, लव फ्रॉम बिहार, आपके कृपा से मेरा सीटेट 2022 दिसंबर क्लियर हो गया था और अब मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ऑल द बेस्ट शशि, ऑल द बेस्ट यार, बढ़िया से आप लोग इस बार पेपर निकालें, फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। बैच भी चल रहा है करियर विल पे, और इसके अलावा भी आप अपनी मेहनत भी पूरी बना के रखें। प्रीवियस ईयर जो भी स्टेट में एग्जाम हुआ है इससे पहले, है ना, किसी भी क्षेत्र का जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जीएस हो गया, ये सारा कुछ, उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं पढ़ने के साथ साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट रिक्वायर्स, वह विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है,
बुक्स देंगे जिनमें पिक्चर्स हो और स्मॉल प्रिंट हो, मतलब मुझे देखने में समस्या और मैं इतना छोटा लिख के दिखाऊं किसी को, तो फिर तो उसको और ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये तो पॉजिटिव तरीका नहीं हुआ इंक्लूड करने का। आप वैसे ही मना कर दो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो आप टॉर्चर कर रहे हो बच्चे को। बी ऑप्शन है यूज ऑफ टेक्टाइल एंड अदर मटीरियल्स विच आर एम्बॉस्ड। एम्बॉस्ड होते हैं जो उभरे हुए हों, तो उभरे हुए मटेरियल का या स्पार्शिक सामग्री, टेक्टाइल मटेरियल होता है टच एंड फील, जिसको टच किया जा सके, क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है तो टच एंड फील तो कर सकता है वो। तो ऐसे संसाधन का प्रयोग करेंगे जहां पे उभरी हुई चीजें हो, या तो जैसे इस रिमोट में क्या है, बटन उभरे हुए तो टच कर सकता है वो बच्चा जिसको देखने में समस्या है, या आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात तो सही लग रही है। टेक्टाइल मटेरियल विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बहुत बेटर होते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आजकल फोन वगैरह में कि वो बता दे, अगर बच्चा देख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो स्पीकर से खुद से बता दे, तो वो टेक्नोलॉजी को ही हटा दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, लिमिटेड कर दो, तो और समस्या होगी बच्चे को। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज बाय टीचर एंड पीयर्स, साइन लैंग्वेज का जो प्रयोग मूक बधिर बच्चों के लिए ज्यादा किया जाता है बजाय कि विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, है ना। जो साइन लैंग्वेज होती है ना, जेस्चर्स का इस्तेमाल करके, वो डेफ एंड डम बच्चों के लिए ज्यादा प्रयोग में आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है। मतलब रचनात्मकता क्या है, कुछ डिफरेंट करना। अभी उस दिन एग्जांपल दिया था ना कि हमारी जो हाउस हेल्प है वो मटका लेकर के आई, तो अभी मटके में क्या है, एक टैप होगी जिसको आप एक फिल्टर की तरह ओपन करके पानी भर के आराम से पी सकते हो। पहले, अब से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले मटका तो था, लेकिन उसमें टैप नहीं लगी होती थी, वो नॉर्मल मटका होता था। तो जिसने टैप लगाने का आइडिया सोचा होगा, टैप पहले से थी, मटका पहले से था, क्रिएटिविटी किसी ने लगाई और टैप को मटके के साथ फिट कर दिया। तो रचनात्मकता मतलब कुछ नया करना। बताइएगा फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, क्या होगी रचनात्मकता का फीचर। इस पे मैंने एक सेशन भी किया हुआ है बहुत पहले के टाइम पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं FFOE, ठीक है ना। यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्मिटी होती है बस, बाकी जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही आपने करना शुरू कर दिया, तो ये तो कॉपी पेस्ट कहेंगे इसको। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग, कि आपको जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रही है, अभिसारी सोच, सिकुड़ती हुई सोच, कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई सही होगा, आपको 5वां कुछ नया क्रिएट नहीं करना। इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी जब डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई एक चीज चूज करोगे तो। लेकिन जब डिफरेंट दिशाओं में सोचना हो, क्रिएटिवली सोचना हो, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब ऐसे राइटिंग करनी है तो दिशाओं में सोचना पड़ेगा, तो अपसारी सोच, ओपन एंडेड थॉट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ती है क्रिएटिविटी, साफ साफ। कौन कहता है, जेपी गिलफर्ड। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग प्याजे की बात नहीं हो रही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ये लॉजिक के लिए ज्यादा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये कहता है व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, यानी सक्रिय जुड़ाव क्या है, या बच्चे जब सक्रिय हैं, एक्टिवली एंगेज्ड हैं क्लासरूम में, तो उसका मतलब क्या है। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बन सकता, लड्डू क्वेश्चन कहते हैं इसको। इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, यानी देखो सक्रिय जुड़ाव, जहां बच्चा एक्टिव है वही तो एक्टिव एंगेजमेंट कहलाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग। तो एक ऑप्शन तो आपने हटा दिया होगा कि पैसिव लिसनिंग यानी निष्क्रिय सुनना, यानी बस बच्चा बैठा हुआ है, सो गया चाहे, बस सुन रहा है वो लेक्चर, एक नींद ले ली उसने उठ के सुबह लंच तक, तो ये पैसिव लिसनिंग है। इसमें तो बच्चा एक्टिव है ही नहीं, ये तो वर्ड में ही पैसिव लिखा हुआ है, तो कहां से एक्टिविटी आ गई। बात सही है नहीं, लेकिन 1% लोग इसे भी सही उत्तर दे रहे हैं, 2% हो गए वो लोग, कमाल कर दिया अपने, चक्कर आगे मुझे ये देख के। बी में कंफ्यूज है 13% लोग। रोट मेमोराइजेशन भी हमें पता है कि रटने में हम बच्चे को एक्टिव नहीं मानते। अब ये नहीं है कि मैंने किताब ले ली सामने और मैं इधर से उधर चक्कर लगा के रट्टे लगा रही हूं तो इसको मैं एक्टिव कहूंगी कि बच्चा एक्टिव है ना। रोट लर्निंग, रटंत विद्या एक्टिव लर्निंग में नहीं आती। ड्रिल एंड प्रैक्टिस और इंक्वायरी में आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस कुछ टॉपिक्स के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, लेकिन ड्रिल एंड प्रैक्टिस से ज्यादा एक्टिविटी या ज्यादा सक्रिय बच्चा कहां होगा, इंक्वायरी में, जब वो पूछताछ कर रहा होगा, जब वो अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करेगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट से बेटर क्या है, जब आप दिमाग पे जोर डाल के कुछ नई इंक्वायरी कर रहे हैं, जब आप पता कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, है ना, जांच कर रहे हैं, तो ज्यादा बच्चा एक्टिव कहां होगा, ए ऑप्शन में। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में रेपिटेटिव हो जाती हैं चीजें, रिपीट पे चली जाती हैं, तो ये इसको बहुत ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट वाली चीज नहीं मानी जाती, कुछ चीजों को याद करने के काम आ जाती है ये भी। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को मैंने तो जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सीटेट में पॉजिटिव नहीं माना जाता, कहीं पे भी आंसर आपको ये नहीं मिलेगा कि आप बच्चों को बार बार ड्रिल कराओ, प्रैक्टिस कराओ। अब फिर भी डिपेंड करता है 1% केसेस में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है।
तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग में। तो जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है उसी को एक्टिव पार्टिसिपेशन कहेंगे ना, नहीं तो कहने वाले तो कहते हैं रटने में भी एक्टिव है बच्चा, घूम घूम के याद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो ज्ञान के निर्माण में सहायता करती हैं। ज्ञान का निर्माण, सहायता, ऑर्गेनाइजिंग, और हमें पता है ज्ञान का निर्माण कैसे कराना है बच्चे को, एक्टिवली, सक्रिय रूप से, जहां बच्चा एक्टिव हो, शरीर से, दिमाग से, हर तरह से। बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 8 सवाल और हैं आज के लिए, और हम लोग 13,000 लोग अभी जुड़े हैं। हाँ सही अंशु। तो ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन, यानी जो आप जानते हैं उसको फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें भाई, हेल्पफुल रहेगी ना। बिना प्रीवियस नॉलेज के कुछ नया कैसे सीख लोगे, है ना। या अगर प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उस चीज के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो वो हेल्पफुल होगा, उसको ऑर्गेनाइज करिए आप, उसमें जोड़िए चीजें। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अन्वेषण व खोज, यानी बच्चा एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे, खोज करे, बात तो सही है, एक्टिव है बच्चा। सोशल इंटरेक्शन से इनको हम अच्छा मानते हैं, वाइगोस्की भी कह रहे हैं कि सोशली इंटरेक्ट करे बच्चा, ग्रुप बना करके सीखे, सामाजिक अंतः क्रिया करे। तो तीनों ही बातें बच्चे की नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगी। बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं रट्टे लगा रहा है। प्रीवियस नॉलेज भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये नहीं कहा रट्टे लगाने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ओके ओके ओके, हाँ तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी की तरफ सही लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है, ठीक है ना। ये आपसे वैसे पंगे नहीं लेगा कि जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे चूज करने को नहीं कहेगा, कोई एक नेगेटिव जरूर देगा अगर ऐसा होगा तो, नहीं तो फिर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे उस केस में। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, ये अगेन एक डरावना क्वेश्चन, लेंदी लगता है कई लोगों को, बट ये इजी होते हैं। असर्शन क्या है, कथन, रीजन क्या है, देखना है। टीचर्स शुड प्रोवाइड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स विद अ वोकैबुलरी ऑफ इमोशंस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट देयर फीलिंग्स इन जर्नल्स, यानी शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें, जर्नलिंग करें बेसिकली, ठीक है ना। तो अब ये जर्नलिंग करें, हाँ कोई कह रहा 7,000 लोगों ने लाइक किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो वोकैबुलरी ऑफ इमोशंस, कितना कैसा वो महसूस कर रहे हैं, है ना। बस ये तो नहीं कह रहे कि अच्छा नहीं लग रहा यार, तो अच्छा नहीं लग रहा में क्या हो सकता है, कैसा लग रहा है फिर भाई, एंग्शियस फील कर रहे हो, या फिर फियरफुल महसूस कर रहे हो, या फिर जॉयफुल महसूस कर रहे हो। खैर खराब महसूस करने में तो जॉयफुल महसूस करना नहीं आएगा। इसके अलावा और 70 तरह के इमोशंस के शब्द होते हैं अलग अलग, तो वोकैबुलरी उनके पास हो, अपना जैसा वो महसूस कर रहे हैं या जो भी उनको इमोशंस फील हो रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के ज्यादा शब्द हो उनके पास कि वो कैसा उन्हें लग रहा है, ठीक। तो ये बात तो सही है, और ताकि वो अपनी डायरी में अपने इमोशंस को क्लियरली लिख सकें। इसका रीजन क्या है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एनकरेजेस इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, यानी यदि आप बच्चों को उनके इमोशंस को पहचानने में मदद करते हैं कि वो कैसा कब महसूस करते हैं, किन चीजों को करते हुए वो ज्यादा अच्छा फील करते हैं, है ना, किस दिशा में वो पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो बेसिकली आपने जब इमोशंस को क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज करने का मौका दिया, उनको हेल्प किया और एक्सप्रेस करने में हेल्प की कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, अभिव्यक्त कर पाए, तभी तो वो बोल पाएंगे ना मम्मी साइंस नहीं ये पढ़ना है या पिताजी ये पढ़ना है, तो वो एक्सप्रेस कर पाए और पहले रिकॉग्नाइज करें, पहले खुद पहचान पाए। ये नहीं पता क्या करना है जीवन में, क्योंकि मौका ही नहीं दिया कभी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने का। तो ये क्या हुआ, ये एकदम सही बात हो गई, बच्चा एक्टिव है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। कि इससे क्या होगा, बच्चों का जो सेल्फ रेगुलेशन है, जब इमोशंस के प्रति हम अवेयर होंगे तब तो रेगुलेट कर पाएंगे, जब हमें पता ही नहीं हम फील क्या कर रहे हैं कहां से रेगुलेट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या कहता है, इन मीन्स एंड एनालिसिस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है, समस्या समाधान का, बहुत बार आ चुका है। साधन लक्ष्य विश्लेषण में बताइए क्या सही उत्तर होगा, आप ही जवाब दीजिए। कंजूस लोगों, क्यों कह रही हूं कंजूस, क्योंकि 7,000 कितने 900 लोगों ने लाइक किया, 13,000 में से आधा है। हाफ नहीं है खैर ये नंबर, 5,000 लोगों ने नहीं किया बस। देखिए ए ऑप्शन कह रहे हैं 48%। इन मीन्स एंड एनालिसिस अ स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर अचीविंग द गोल्स, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, तो वो तो फिर एक मेथड हो जाएगा, प्रोसीजरल वे हो जाएगा, मीन्स एंड एनालिसिस थोड़ी कहलाएगा। जहां स्टेप बाय स्टेप पहले से डिफाइंड है तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गोल्स एंड देन फोकस ऑन सॉल्विंग ईच सब गोल। The students begin at the goal and move back to the unsolved initial problem, यानी छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस आ जाते हैं।
या फिर डी ऑप्शन, द स्टूडेंट लिमिट्स हर सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू सिचुएशंस दैट हैव समथिंग इन कॉमन विद द वन यू करंटली फेसिंग। तो इसको एनालॉजी कहते हैं कि आप समानता ढूंढ रहे हैं, जो प्रीवियसली आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी उससे मिलती जुलती समस्या है कोई, तो वैसी भी बात यहां नहीं हो रही है। देखो मीन्स एंड एनालिसिस को हमेशा इसमें सिंपल तरीके से पूछा जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि मीन्स एंड एनालिसिस होता क्या है। मीन्स का मतलब होता है साधन, एंड है आपका गोल, ठीक है ना, तो मीन्स गोल भी कह देते हैं इसको। तो साधन लक्ष्य के बारे में क्या होता है कि आपका जो लक्ष्य है उसको तोड़ लिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है पार्ट्स में, कि सीटेट क्रैक करना है, ठीक है, तो सीटेट क्रैक करना क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। मीन्स क्या हो सकते हैं, क्या लिखा है ये, अच्छा मीन्स क्या हो सकते हैं भाई, सीटेट क्रैक करना क्या हो गया, लक्ष्य। अब इसको मीन्स यानी साधन, तो इसको टुकड़ा में तोड़ेंगे। अच्छा सीडीपी हिमांशी जी से पढ़ेंगे, ठीक, ईवीएस भी लेट्स लर्न से प्लेलिस्ट देख लेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने छोटे छोटे लक्ष्य बना लिए और फिर आप सीडीपी में पहले ये वाला टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है, तो एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक गोल के सब गोल बना दिए, उसको मीन्स एंड एनालिसिस से जोड़ा जाता है। मीन्स एंड मतलब साध्य तक पहुंचने के लिए साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेक करके टुकड़ों में तोड़ करके, ठीक। तो द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गोल्स, कि अभी क्या कर सकते हैं बड़े गोल तक पहुंचने के लिए उस पर फोकस करेंगे और फिर ईच सब गोल को एक्वायर करने की या अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई और ये ऐसा उत्तर है ही नहीं कि किसी और से हम जबरदस्ती मैच कर दें। ये सिंपल एक डिफाइंड वे में इसका डिफाइंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग। अभी कल परसों या जब भी लास्ट सेशन हुआ था तब मैंने बताया था 3 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है या 3 प्रकार के गोल्स होते हैं लर्निंग के। एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, दूसरा होता है मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स या लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स, तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेड गोल्स। तो इन तीनों में से जब मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स की बात हो रही है, जिनका फोकस मास्टरी पे है किसी चीज के या किसी चीज में पारंगत बनने में है, मास्टर बनने में है, सीखने में इंटरेस्ट है जिनको, तो उनको पहचानना है आपको। दे डू नॉट सेट एनी गोल, इनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। भाई कोई तो लक्ष्य होता होगा कि मुझे मास्टरी प्राप्त करनी है, ऐसा थोड़ी लक्ष्य ही नहीं होता कोई। फिर आता है बी ऑप्शन, दे बिलीव दैट एबिलिटी इज स्टेबल एंड परमानेंट। देखो जो मास्टरी ओरिएंटेशन की बात कर रहा है कि मैं इस चीज पे मास्टरी हासिल कर लूंगा, और वो ये कहे कि पहले से ही क्षमता तो फिक्स होती है, तो फिर मास्टरी कहां से हासिल कर लोगे? क्षमता तो फिक्स होती है, या तो होगी आपके पास या नहीं होगी, मास्टरी की जरूरत ही क्या है, फिर तो आपको पता है सब कुछ या नहीं है। तो ये भी गलत है। एबिलिटी फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, इंक्रीमेंटल होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, बढ़ाया जा सकता है क्षमता को उस पर काम करके। दे बिलीव दैट बैड लक इज द कॉज ऑफ फेलियर। देखिए कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी अप्रोच, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर लक एग्जिस्ट भी करता है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उस चीज पे फोकस नहीं करते लर्निंग गोल्स में, है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, दे आर फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल सही बात। ये जो मास्टरी ओरिएंटेशन वाले बच्चे होंगे वो किस पे फोकस करेंगे? लर्निंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में है। एंड मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स, और वो मोटिवेटेड है कि कॉन्सेप्ट्स को समझे, नंबर अपने आप आ जाएंगे। पहले ये वही वाली बात है कि एक्सेलेंस के पीछे जाओ, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। याद कीजिए 3 इडियट। तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन वाला गोल है वो उसका, कि अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है तो इवेंचुअली बाकी चीजें भी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है जी शालू, चलिए खैर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आज सबसे मुश्किल क्वेश्चन किसको क्या लगा है वो आप कमेंट्स में बताएंगे, इसके साथ साथ कि कितना आपने स्कोर किया है। अभी बचते हैं 4 क्वेश्चन। आफ्टर अ रीडिंग एक्टिविटी, एक रीडिंग एक्टिविटी हुई है क्लासरूम में, रोशनी एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट डिड यू लर्न अबाउट योरसेल्फ एज अ रीडर टुडे। रोशनी क्या है? एक क्लास टीचर हो सकती हैं या सब्जेक्ट टीचर हो सकती हैं। व्हाट एबिलिटीज इज शी प्रमोटिंग, मतलब क्या है? पढ़ने की गतिविधि कराने के बाद एक रीडिंग एक्टिविटी हुई, ग्रुप में पढ़वाया या फिर अलग अलग बच्चे ने पढ़ा खड़े होकर के 1 बाय 1, है ना। इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। क्या प्रश्न है? आपने अपने पाठक होने के बारे में क्या सीखा? मतलब बच्चे को रिफ्लेक्ट करना है, प्रकाश डालना है कि उसने अपने पाठक मतलब एज अ रीडर उस स्टोरी से क्या सीखा, ये नहीं पूछा। आपने अपने रीडर होने पे क्या सीखा, मतलब आपकी स्पीड कैसी रहती है जब आप पढ़ते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है, आपका इंटोनेशन यानी आपकी टोन में जो उतार चढ़ाव है वो कैसा रहता है, या आप कैसे रीडर हैं, पढ़ के कितना समझ पाते हैं, ये सब बच्चा ही तो रिफ्लेक्ट कर पाएगा। अब इस रिफ्लेक्शन में सिर्फ थिंकिंग नहीं लगेगी, मेटा कॉग्निशन लगेगा, क्योंकि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं पूछा स्टोरी में क्या लिखा था, आपको 70 और चीजें देखनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है। तो ये मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज में आता है। ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है लास्ट सेक्शन में। अधिसंज्ञान या परासंज्ञान कहते हैं, बियॉन्ड कॉग्निशन। ये सिर्फ मेमोराइजेशन याद थोड़ी करना है इसमें तो सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा डीप में जाकर के।
ये कोई पता थोड़ी आपको कि वो पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा था कि आप कैसे रीडर हैं, ये पढ़वाया था आपसे। नकल की बात ही नहीं हुई, रटने की बात ही नहीं हुई, तो बाकी के 3 ऑप्शन तो वैसे इतने नेगेटिव है, यहाँ तो आपको उत्तर नहीं भी पता होता तब भी आप मेटाकॉग्निशन तक पहुंच जाते। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए एक बार। अगेन ये भी 4 क्वेश्चन आ गए मुझे लग रहा है एक ही सेट में, और ये लेंथी लगते हैं कई लोगों को, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कथन क्या है? क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगॉस्कियन प्रिंसिपल्स। भाई वाइगॉस्की से कम 5 क्वेश्चन आ गए इसमें, मिनिमम 4 तो 100% है, 5वां भी हो सकता है, एक आध मैंने मतलब मिस कर दिया हो, उस चीज पर बात ना कर पाए हो हम। लेकिन अभी आप देख रहे हैं प्याजे और वाइगॉस्की भर भर के पूछे जाने लग गए हैं। या तो प्याजे से 4 क्वेश्चन दे देगा या वाइगॉस्की से 4 दे देगा, प्याजे से 2 दे देगा। तो ये बड़ा अपने आप में डेडली कॉम्बिनेशन हो गया कि सिर्फ 2 थियरीज आपकी 6 नंबर 7 नंबर तक लेके जा रही हैं। वो एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला भी था। तो मैं देख रही हूँ 5 क्वेश्चन के करीब 30 में से बड़ा नंबर है सिर्फ एक टॉपिक से। तो assertion a classroom built on Vygotsky principles would provide lot of opportunities for children to interact and collaborate with each other। अब इस तरह की थियरीज में अगर आप फंस भी जाएं तो आपको देखना बच्चे को एक्टिव रखेंगे दोनों, चाहे प्याजे हो चाहे वाइगॉस्की हो। तो वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे कि बच्चे एक्टिवली एक दूसरे को हेल्प करके सीखें, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, बच्चा एक्टिव है, इतना तो आप समझ ही गए, तो ट्रू हो गई बात। रीजन क्या है इसका? लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ग्रुप में सीखने की बात हो रही है, आप देख पा रहे हैं, और लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है जिसकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, वो तो कहेगा ही। तो बात तो सही है, तो दोनों बातें सही हो गई, ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ए ऑप्शन। थोड़ा स्मार्ट भी तो बनना है ना हमें, जब हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो स्मार्टनेस से हमें खुद भी पता लगने लग जाएगा एक टाइम के बाद कि पूछा क्या जा रहा है या कौन सा उत्तर सही हो सकता है, बाकी के 3 गलत कैसे हो सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो। अ टीचर शुड एड्रेस द एरर्स एंड मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी सीखने में होने वाली गलतियों और एरर्स को, त्रुटियां और गलतियां लगभग सेम ही बात है, तो एरर्स एंड मिस्टेक्स को आप कैसे एड्रेस करेंगे, उनको डील करेंगे एज अ टीचर। इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करके तो सुधरने नहीं वाली, कुछ सुधर भी जाएंगे तो कुछ तो रह ही जाएंगे इग्नोर्ड ही, तो फिर आपके होने का फायदा नहीं हुआ। मिनिमाइजिंग देम थ्रू पनिशमेंट, पनिशमेंट का अधिकार आपसे छीन लिया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप बच्चों को मुर्गा मुर्गी आंखें दिखाना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक। मिनिमाइजिंग देम थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट दोनों ही तरीके खराब तरीके हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्टिविटी पे फोकस होता है। वर्किंग आउट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू इंड्यूस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां सोचना, मतलब अगर गलतियां हो रही हैं बच्चे से, मान लो कोई गलती हुई है, तो उसको उस कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचाना कि कहीं तो गड़बड़ है, जब उसको रियलाइज खुद से हो वो वहां तक पहुंचाना बच्चे को। एप्रोप्रिएट ऐसी स्ट्रेटजीज इंड्यूस करना कि आप उससे 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी गलती को, उसने कोई जवाब दिया, फिर आपने और उसके आसपास के सवाल पूछे, तो आप उसको अपने आप द्वंद्व तक पहुंचा रहे हैं, जहां वो अपने आप कंफ्यूज होगा, उसके दिमाग में आएगा यार कुछ तो गड़बड़ है, तो वो सीख पाएगा ठीक से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कहता है भाई 29? देख रहे हो लेंथी क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक है बाह्य अभिप्रेरणा जिसको एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी कह देते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा को इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल में रीजन बाहर नहीं होगा मोटिवेशन का, और एक्सटर्नल में रीजन अंदर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो निम्न में से वह उदाहरण चुनिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक का रीजन बाहर नहीं मिलेगा, सबसे आसान तरीका है अगर आपको 1 नंबर ढूंढना है बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाए बिना, कि रीजन बाहर नहीं होगा उस ऑप्शन में। शालू वर्क्स हार्ड टू बी फर्स्ट इन द क्लास सो दैट शी कैन डोमिनेट अदर्स। रीजन बाहर है, दूसरों पे आधिपत्य जमाना है। रीजन क्या है? एक्सटर्नल है, तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई, एक्सट्रिंसिक ना कि इंटरनल। रीना कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट वर्क सो दैट शी गेट्स फर्स्ट पोजीशन। रीजन बाहर है कि फर्स्ट आना है, मेडल लाना है, एक्सटर्नल हो गया ये भी, हमको चाहिए इंटरनल। रानी इज वर्किंग ऑन अ गिवन असाइनमेंट टू अवॉइड पनिशमेंट। इसका भी रीजन बाहर है कि पनिशमेंट से बचने के लिए। ऑप्शन तो एक ही बचा, अब ये तो सही होगा ही, 5वां थोड़ी लिखाएंगे कहीं। उर्मिल रिसर्चेस ऑन हर प्रोजेक्ट बिकॉज द टॉपिक इंटरेस्ट हर। रीजन बाहर नहीं है, अंदर है, क्योंकि रुचि है उस टॉपिक को पढ़ने में। तो ये इंटरनल मोटिवेशन है जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। अब ऐसा नहीं कि रिसर्च बाहर की दुनिया में नहीं हो रही है, उसको डिग्री नहीं मिलेगी, बट द रीजन इज कि उसको इंटरेस्ट है इसलिए कर रही है। कोई टीचर बन रहा है और टीचर बनना चाहता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, चाहता है जहां आ गया मतलब इंटरेस्ट है, रीजन चेंज हो गया। रीजन इंटरनल है तो इंटरनल मोटिवेशन है उर्मिल का किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे और हमें बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन के लिए ही प्रोत्साहित करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाना है कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी हम सीख रहे हैं क्योंकि हमें सीखने में इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये अगेन आप 3 इडियट से इसका बहुत अच्छा उदाहरण निकाल सकते हैं। जब वो राजू श्रीवास्तव, नहीं वो कौन, कोई तो उसमें है ना, आर माधवन, जब वो बोलते हैं अपने पिताजी को, जो लेक्चर देते हैं वो, कि एक छोटा कैमरा होगा, छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, व्हाटएवर, बट खुश रहूंगा। उसका रीजन क्या है? वो इंटरनल हो गई मोटिवेशन, कि उस काम में आपको इंटरेस्ट है, चाहे पैसा कम मिल रहा है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, तो फाइंडिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडर्ड इंग्लिश and do not speak in his class. A middle school English teacher encourages that students to express themselves in whatever language they are comfortable. He then builds on students' thinking and helps them to learn other phrases to enhance their skills. Which perspective is the teacher's pedagogy rooted in? Pedagogy का मतलब क्या है? Science of teaching, art of teaching, way of teaching. तो एक बच्चा है, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है, यानी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, और वह कक्षा में बात नहीं करते। अब क्योंकि वो इंग्लिश में सब बात कर रहे हैं और एक बच्चा है जो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो वो बात ही नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। एक माध्यमिक विद्यालय, यानी 6 से 8 की बात हो रही है, हालांकि पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इससे आपको ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करें उसमें खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कोई बात नहीं, हिंदी में दे दो जवाब, या जो भी भाषा आती है उसमें जवाब दो, कोई जरूरी थोड़ी है। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करते हैं। अब वो मातृभाषा से इंग्लिश सिखाने की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा पेडागोजिकल टूल है? हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, जिस समाज, जिस परिप्रेक्ष्य, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है उससे उसको जोड़ रहे हैं और एक्टिव रख रहे हैं। बिहेवियरिस्टिक में तो रट्टा लगवाने की बात कर देते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच एज सच पेडागोजी में यूज होती नहीं है। जहां थेरेपी वगैरह की बात आएगी वहां आएगी। साइकोसेक्सुअल बात बराबर ही है, क्योंकि दोनों फ्रॉइड वाली ही थियरीज हैं। आज शाम में मैं बैच में डिस्कस भी किया था ये, कि आजकल ये ऑप्शन जरूर देने लग गया, तो आपको समझ जाना है साइकोडायनेमिक लिखा हो, साइकोसेक्सुअल लिखा हो, साइको एनालिसिस लिखा हो, यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत साइकोसेक्सुअल, साइकोडायनेमिक मनोगत्यात्मक, या फिर साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद। तीनों बात एक ही है और आपके पेपर से इसका कोई ताल्लुक है नहीं, बस आपको भटकाने के लिए दे देगा। 99.9% ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ नहीं। फ्रॉइड पे अलग से क्वेश्चन नहीं आया, बट ऑप्शंस में, अब ऑनलाइन पेपर में और ज्यादा ऑप्शंस आने लगे हैं, लेटेंसी स्टेज दे देगा, तो आपको वो एलिमिनेट करने में मदद हो जाएगी यदि आप ये 2-3 बातें याद रख लेंगे कि इस थियरी का हमारे यहाँ कोई खास संबंध है नहीं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ही होगी नहीं, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। बच्चा एक्टिव है तो सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण है ये।